अब बोल रहा कॉलेज डेज अभी। हाँ अब्बू बुड्ढा है ही है। तो एक बात करना, अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार। बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार, हमको भी उतना ही मजा करना है जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त। SRK, जिन्हें उनके फैंस किंग खान कहकर बुलाते हैं, किसी फेस्टिवल से ज्यादा, किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली से ज्यादा लोग मन्नत के बाहर रोज मन्नत मांगने चले आते हैं। लड़कों को कुत्ता समझने वाली लड़कियां जनरेशन से SRK पे अपनी जान लुटाती हैं। That's not a question, that's an answer. देवानंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार के बाद SRK खुद को लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स कहते हैं और दुनिया भी ये बात मान लेती है। उन्हें ग्लोबल स्टार, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला बताया जाता है। और आपको तो पता ही होगा कि SRK को गुदरी का लाल कहा जाता है। मतलब एक ऐसा स्टार जो बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुआ, फिर गरीबी से उठ के वो बंदा इंडिया का सबसे अमीर एक्टर बना। बट अगर मैं आपसे कहूं कि SRK कभी गरीब थे ही नहीं, वो तो एक बहुत ही रिच और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि उन्होंने ये बात सबसे छुपाई क्यों। और वैसे तो SRK कमबैक को बॉलीवुड का ग्रेटेस्ट कमबैक माना जाता है, जहाँ उन्होंने लगातार 1000 करोड़ क्लब की मूवीज दी। बट उनकी इन मूवीज का इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस करना एक झूठ है, और इन झूठ की वजह से ही बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री खोखली होते जा रही है। ऐसी और भी काफी सारी बातें हैं जिसे जानकर आप भी सिर्फ चौंकोगे नहीं, अंदर से हिल जाओगे, आपका विश्वास उठ जाएगा। और इस वीडियो का पर्पस है SRK के उस साइड को एक्सपोज करना है जिसके बारे में कोई नहीं जानता या फिर बात नहीं करना चाहता। उस SRK को एक्सपोज करना है जिसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सबसे झूठ बोला। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे वो SRK जिसको सब लॉयल हस्बैंड की नजर से देखते हैं, उसने अपनी ही वाइफ को चीट किया, अपने को स्टार्स को अपने क्रीपी बिहेवियर से अनकंफर्टेबल फील कराया। जर्नलिस्ट से बेइज्जती करने के अलावा उनके ऊपर कई बार मारपीट करने के एलिगेशंस भी लगे। मैं जानता हूँ कि ये काफी रिस्की वीडियो होने वाली है, लेकिन हमने एक एक बात प्रूफ के साथ बताई है। और इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो के बाद आपकी भी सलमान खान के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। तो अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो इस वीडियो को पूरा देखना, फिर कोई कमेंट करना। इस वीडियो को भी हमने 4 सेक्शंस में बांटा है, तो सब पर एक एक करके बात करते हैं। देखो, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि SRK एक बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं। उनकी फैमिली इतनी गरीब थी कि उनको दाल में पानी डालना पड़ता था ताकि पूरी फैमिली, सब मेंबर्स अच्छे से खा सके। और यही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि जब SRK मुंबई आए थे तो उनके पास रहने का घर भी नहीं था, और कई बार तो उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। और आपने नोटिस किया होगा कि ये सारी बातें अक्सर हमें न्यूज़पेपर या ऑनलाइन आर्टिकल्स में पढ़ने को मिलते हैं। इवन SRK भी अपने स्ट्रगलिंग डेज की स्टोरीज या अपनी फैमिली की पॉवर्टी के बारे में इंटरव्यूज में बार बार बताते रहते हैं, इस उम्मीद में कि लोग उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानेंगे। और लाखों करोड़ों लोग उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते भी हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि वो एक सेल्फ मेड स्टार है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि उनकी स्ट्रगल स्टोरी और उनकी फैमिली का पुअर होना एक बहुत बड़ा झूठ है, और जिन भी लोगों को लगता है ये SRK एक पुअर फैमिली से आते हैं, मैं आपको बता दूं कि SRK के ग्रैंडफादर इफ्तिकार अहमद थे, जिन्होंने लंदन से पढ़ाई की थी, और वो इंडिया के टॉप इंजीनियर्स में से एक थे। मतलब वो एक चीफ इंजीनियर थे जिन्होंने मैंगलोर पोर्ट बिल्ड किया था। और अब बात करते हैं उनके फादर साहब। तो उनके फादर का नाम था मीर मोहम्मद खान, जो सिर्फ एक आम आदमी नहीं, उन्होंने 1957 में गुड़गांव से लोकसभा इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ा था, और वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे। और अब बात करते हैं उनकी मां लतीफ फातिमा बेग की। वो उस टाइम पर सिर्फ एक आम घर की आम औरत नहीं थी, वो उस वक्त की मशहूर मुस्लिम वुमेन में से एक थी और हैदराबाद से आती थी। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपनी स्टडीज ऑक्सफोर्ड जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। वो सिर्फ एक मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि एक इन्फ्लुएंशियल सोशल वर्कर भी थी, जिनका सोसाइटी में काफी बड़ा नाम था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उनका उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर लेट इंदिरा गांधी जी के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप थे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि SRK के ग्रैंडफादर, उनके फादर और उनकी मदर तीनों ही काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थे, और उनकी पहुंच पॉलिटिक्स से लेकर बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स लाइक दिलीप कुमार के साथ भी थी। अब आप ही बताओ कि ऐसी फैमिली से आने वाला बंदा एक अंडर प्रिविलेज्ड एक्टर कैसे हो सकता है। तो अब अगर बात करें SRK की स्कूलिंग की, तो वो किसी नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की तरह कोई छोटे मोटे स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि उन्होंने सेंट कोलंबस जैसे बड़े स्कूल से अपनी स्कूलिंग की थी, जो कि दिल्ली की वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल है। और इसी स्कूल से राजीव गांधी जैसे बड़े लोगों ने भी
स्कूलिंग की थी। बेसिकली ये स्कूल इतना बड़ा है कि यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो मेरी इन बातों को सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि एसआरके किसी गरीब फैमिली से बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि किसी गरीब लोगों के पास इतनी औकात नहीं होती कि वो कभी इलेक्शन लड़ सके, और ना ही किसी गरीब के पास मैंने इतना पैसा देखा है जो कि ऑक्सफोर्ड जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी या सेंट कोलंबस जैसे बड़े स्कूल में जाके स्टडी करे। तो एसआरके की फैमिली का पुअर होना एक सफेद झूठ है। मतलब ये सिर्फ एक फिल्मी कहानी है जो एक सुपरस्टार के स्ट्रगल को ड्रामेटाइज करने के लिए बनाई गई थी, जिससे पब्लिक की सिंपैथी उन्हें मिल सके, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। देखो एसआरके ने हमें उनकी स्ट्रगल लाइफ को लेके तो झूठ बोला ही, बट अगर मैं आपसे कहूं कि एसआरके का सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कमबैक भी एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बुकिंग का स्कैम था। हो सकता है आप मेरी बात से डिसएग्री करो, बट जो प्रूफ्स मैं आपको दिखाने वाला हूं उसके बाद आप भी इससे एग्री करोगे। पठान, जवान, डंकी, ये तीनों ही मूवी 2023 की सबसे बड़ी मूवीज थी। तीनों ने ही काफी बड़ा बिजनेस भी किया था। तीनों ही मूवीज में एक और चीज जो कॉमन थी वो ये है कि तीनों मूवीज के ऊपर कॉर्पोरेट बुकिंग के एलिगेशन लगे थे। पठान वो पहली ऐसी फिल्म थी जिसके रिलीज के बाद कॉर्पोरेट बुकिंग वर्ड काफी ज्यादा कॉमन हो गया था, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि एसआरके की टीम ने पठान के टिकट्स लाखों की तादाद में खुद ही बुक किए थे। और शुरू में तो इन बातों को किसी तरह से दबा दिया गया, बट धीरे धीरे इन चीजों पे आवाज उठनी शुरू हुई। वेल, इसी टॉपिक पर एक वेल रिसर्च वीडियो हमने भी बनाई थी विद ऑल रिलायबल एविडेंसेस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसे भी जाकर आप चेक कर सकते हो, और आपको कॉर्पोरेट बुकिंग और सिनेमा के सारे डर्टी टैक्टिक्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने कॉर्पोरेट बुकिंग को लेकर ओपनली बात की, जिसमें सबसे पहले एसआरके के पुराने दुश्मन सनी देओल ने भी एक इंटरव्यू में बात किया, और उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट देते हुए कहा कि 2023 में रिलीज हुई फिल्मों में कॉर्पोरेट बुकिंग की गई थी। इसीलिए 2023 में ही आई गदर 2 के एवरी कलेक्शन पोस्ट में उन्होंने ऑर्गेनिक कलेक्शन टर्म यूज किया। शाहरुख खान की मूवीज हमेशा धमाकेदार नंबर्स दिखाती है, लेकिन कई लोग इसे एक पीआर स्टंट मानते हैं। तो क्या सच में उनके फैंस इतनी बड़ी तादाद में टिकट्स बुक करते हैं, या फिर ये सब एक स्ट्रेटजी है ब्लॉकबस्टर का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए? कई रिपोर्ट्स का कहना है कि एसआरके की टीम खुद ही लाखों के हिसाब से टिकट्स बल्क बुक कराती है, ताकि ओपनिंग और लाइफ टाइम कलेक्शन ज्यादा लगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉलीवुड से तो कुछ लोगों ने एसआरके को इनडायरेक्टली एक्सपोज करने का ट्राई किया ही, साथ ही साथ साउथ से भी कुछ लोगों ने कॉर्पोरेट बुकिंग के लिए एसआरके को टारगेट किया, जिसमें संदीप रेड्डी वांगा का नाम भी शामिल था। और एसआरके सिर्फ पठान या जवान तक ही नहीं रुके। जब डंकी रिलीज हुई तो पिंक विला जैसे बड़े पोर्टल्स ने रिपोर्ट किया कि करोड़ तक की टिकट सस्पिशियस तरीके से बुक कराई गई थी। यहाँ तक कि बॉक्स ऑफिस इंडिया, जो यूजुअली बॉलीवुड को सपोर्ट करता है, डंकी के टाइम पे उसने भी आउटसाइड सपोर्ट यानी क्रिटिसाइज किया। तीनों फिल्मों के साथ ऐसे एलिगेशंस जुड़ने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या एसआरके की बॉक्स ऑफिस सक्सेस सच में ऑर्गेनिक है या फिर एक बहुत बड़ा स्कैम का हिस्सा? और अब क्वेश्चन यह आता है कि अगर वो एक स्कैम है तो उस स्कैम की वजह से एसआरके की इमेज पे कोई डेंट क्यों नहीं पड़ा? इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एसआरके ने बहुत बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट किया, फिर भी बच गए। देखो, अब हम सबको पता है कि एसआरके की स्ट्रगल स्टोरी फेक है, उनकी फैमिली की बदहाली वाली भिंडी रोना भी फेक है, और यहाँ तक कि उनकी मूवीज के कलेक्शंस भी फेक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों ने एसआरके की इस कॉर्पोरेट बुकिंग स्कैम को एक्सपोज किया, बट फिर भी इस चीज से एसआरके की इमेज पे बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ, और उसका पूरा क्रेडिट जाता है उनकी पीआर टीम को। उनकी पीआर टीम मीडिया को इतने अच्छे से कंट्रोल करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बट एसआरके की इमेज कभी डैमेज नहीं होने देती। डैमेज कंट्रोल का काम ऑलवेज जोर शोर से चलता है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब एसआरके, अजय और अक्की की विमल की एड आई थी, तो उस एड की वजह से हमारे अक्की सर को लोगों ने उठा उठा के धोबी पछाड़ मारा था, और उनकी बैकबोन के बाद करियर वाइज भी उन्हें स्लिप डिस्क का इशू हो गया था। उनकी इमेज इतनी ज्यादा डैमेज होने लगी थी कि उनको लोगों से माफी तक मांगनी पड़ी थी, और फिर उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर दिया था। अजय देवगन की भी जमकर ट्रोलिंग आज भी की जाती है, लेकिन सेम लेवल की ट्रोलिंग या सेम लेवल का इमेज डैमेज उस एड से एसआरके को नहीं हुआ। उस एड से पहले भी एसआरके की इमेज बहुत अच्छी थी, और उस एड के बाद भी एसआरके की इमेज अच्छी ही रही, क्योंकि एसआरके की पीआर टीम ने एसआरके की इमेज डैमेज होने वाली सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया। मीडिया में हर 2 दिन में एसआरके गुणगान करने वाले आर्टिकल्स छपने लगे, और उनकी एक पॉजिटिव इमेज बनाई रखी गई। तो आप देखो, ये तो कुछ इंसिडेंट थे जिनको पीआर की हेल्प से इजीली दबाया जा सकता है और इमेज डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, बट एसआरके ने बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट भी दी जिसके बाद उनकी इमेज इतनी खराब हुई कि पूरा देश उन पर भड़क गया। जैसे कि 2008 में मुंबई अटैक के बाद जब पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में था, तब शाहरुख खान का स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेबर टू हैव, वी इमेंसली लव देम। मतलब इस तरह का स्टेटमेंट हर इंडियन के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। जब पाकिस्तान बैक्ड अटैक में हमारे लोग मारे गए, तब एसआरके को ये इमेंस लव दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? किसी और एक्टर ने अगर बोला होता ना, तो मीडिया और सोशल मीडिया पे उनकी वाट लगा दी जाती। आमिर खान के एक स्टेटमेंट में क्या हुआ था याद ही होगा। उन्हें आज भी उस स्टेटमेंट के लिए बैकलैश झेलना पड़ता है, लेकिन एसआरके की पीआर टीम इतनी स्ट्रांग है कि उनके पाकिस्तान प्यार को भी कभी कंट्रोवर्सी नहीं बनने देती। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड कब तक? और अब हम एसआरके के उस डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस एसआरके को एक लॉयल हस्बैंड कहा जाता है,
उसने कैसे अपनी वाइफ को चीट किया और साथ ही साथ सो कॉल्ड जेंटलमैन एसआर के उन क्रीप हरकतों पर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता या फिर करने से डरता है और इसीलिए एसआरके को ब्लाइंडली लोग ग्रीन फॉरेस्ट समझते हैं। तो देखो वैसे तो एसआर के लोगों की नजरों में एक हरा झंडा है, वो वुमेन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, बेसिकली वो सारी चीजें करते हैं जो एक आइडियल लड़के को करनी चाहिए और इसी रीजन की वजह से उनकी एक मैसिव फीमेल फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन अब मैं आपको एसआरके की उन क्रीपी हरकतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर एसआरके का वो हरा झंडा आपको उन्हीं के गाँव में डालने का मन करेगा। अब वैसे तो एसआरके क्रीपी हरकतों की कोई लिमिट नहीं है, उनके मोस्टली इंटरव्यूज में वो कुछ ना कुछ क्रीपी हरकतें करते नजर आते ही रहते हैं। जैसे कि प्रीति जिंटा के साथ एक इंटरव्यू में प्रीति जिंटा को उन्होंने कहा था कि आई विल मेक यू प्रेग्नेंट। एसआरके की इस लाइन को सुन के प्रीति जिंटा काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी। अगर यूटीवी प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं? I can do this. Sorry, I can do this for you. I can make you pregnant. कैमरा गिर गया उधर शॉक में। और ये तो बस नेशनल लेवल पे क्रीपीनेस थी, एसआरके ने इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी क्रीपीनेस दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं बात कर रहा हूँ उस इंसिडेंट की जब एसआरके और लेडी गागा मिले थे। एसआरके और लेडी गागा के इंटरव्यू में जब एसआरके वो हरकतें करते हैं, क्योंकि इन हरकतों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, मतलब उन्होंने कांड ही कुछ ऐसा किया था, तुम खुद ही देख लो यार। Who told her about this marriage thing of mine here? I'm a good girl. I don't believe in that. I'm a good boy. Well, I know you are. And I believe in that. I just, I'm a one guy girl, and I'm very old fashioned in that. I'm not going to give you. No, I don't want your watch. No, please. You know, No, it's not an expensive watch. No, please. No. And you know, you become. Come here. अब देखो इंसिडेंट को देखने के बाद सब यही कहेंगे कि एक मैरिड मैन को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, बट एसआरके के ब्लाइंड फैन इस चीज को भी हेल्दी फ्लर्टिंग बोल के एसआरके को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। एसआरके की इन हरकतों को तो एक हद तक इग्नोर किया भी जा सकता है, बट एसआरके जिसको दुनिया लॉयल हस्बैंड की नजर से देखती है, उन्होंने एक दो बार ने मतलब कई बार अपनी वाइफ को चीट भी किया और वो भी प्रियंका चोपड़ा के साथ। तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही होगी ना? तो एक टाइम पर एसआरके पीछे रिलेशनशिप को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स स्प्रेड होती है। इन दोनों को बहुत जगह पे एक साथ स्पॉट भी किया जाता है और प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में उनके और एसआरके के रिलेशनशिप को लेकर हिंट भी दी थी, जिसमें वो एक जैकेट की बात करती है और बताती है कि उनके एक्स बीएफ ने उन्हें वो दी थी। रूमर्स के अकॉर्डिंग वो एक्स बीएफ कोई और नहीं बल्कि खुद एसआरके ही थे। लैनिस्टर के खानदान से ताल्लुक रखने वाले एसआरके को तमिल सिंगर सुचित्रा ने भी कहा था कि एसआरके प्यार करने में कोई भेदभाव नहीं करते, उन्हें दोनों चीजें, समझ रहे हो ना, दोनों चीजें पसंद आती है। और सुचित्रा ने ही कहा था कि एसआरके करण जौहर के साथ भी रिलेशनशिप में थे एंड दे यूज्ड टू एंजॉय इन यूके इन गे क्लब्स। ஒரு ஸ்ட்ரெச்சஸ்ல அவங்க ஹேங் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. அது கரண் ஜோஹர் அண்ட் ஷாருக் கான் அடிக்கடி பண்ற விஷயமா. லைக் அவங்க ஊர் விட்டு ஊர் போய் அந்த மாதிரி இந்த ஒரு கே ஏரியா இருக்குன்னா அங்க போய் அவங்க அந்த மாதிரி ட்ரெஸ். The first person that made me feel I was okay वो शाहरुख खान। अब जाकर मुझे समझ में आता है कि सलमान खान के फैंस एसआरके का नाम सुनते ही भड़क क्यों जाते हैं। इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, रात को करते काले काम, दिल में उजले कपड़े पहन के निकल जाते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।